हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल फिजिक्स विद लकी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले बात कर लेते हैं कि हमने इस यूनिट में अब तक क्या क्या पढ़ा और इसमें हम अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से, और वो चार्ज पार्टिकल्स अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उसका हम एक फॉर्मूला ड्राइव करके आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स इज kq/r²। ओके, अब वो चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स कितना क्रिएट करते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो सेट होता है जिसे हम डाइपोल कहते हैं, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये सब बातें हम पढ़ के आ चुके थे। डाइपोल तक जो बातें हम लोगों ने पढ़ी वो थी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, लेकिन चार्ज पार्टिकल से मिल करके जो बनता है उसे हम कहते हैं चार्ज बॉडी, और उस चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल उन बॉडीज के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके बारे में इसका पिछला लेक्चर आप लोगों को मैंने अपलोड करके दिया है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब सवाल ये आता है कि क्या हर चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल नहीं, चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि हर चार्ज बॉडी अपनी शेप के अकॉर्डिंग अपने आसपास अलग अलग टाइप का फील्ड क्रिएट करती है, और आप लोगों को उन शेप्स की बॉडीज का अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है कि ये बॉडी अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ओके, अब हमें इस क्लास 12 के अंदर कौन सी बॉडीज लेकर चलनी है पार्टिकल्स के बाद। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, जो निकाल चुके वो निकाल चुके हम लोग एक सिंगल पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके, जो kq/r² होता है। मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स, मतलब मल्टीपल का मीनिंग होता है कोई 10 20 50 पार्टिकल्स। जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 3 या 4 पार्टिकल्स तक ही किए थे, 2 3 4 पार्टिकल्स तक। देन इट कम्स डाइपोल। डाइपोल में 2 पार्टिकल्स होते हैं इक्वल अपोजिट साइन के। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्टिकल्स। बट इन पार्टिकल से मिलकर के बॉडीज कौन सी बनती है, तो इससे बॉडीज बनती है वायर, एक स्ट्रेट वायर, बहुत लंबी वायर, लॉन्ग वायर। उसके अलावा इसके पास बनता है सॉलिड एंड होलो स्फीयर, अंदर से खाली अंदर से भरा हुआ स्फीयर, और सिलेंडर तो वायर जैसा हो जाएगा, आप सिलेंडर बोलो या मत बोलो आपकी इच्छा, सिलेंडर। उसके बाद शीट्स आपकी आती है थिन शीट्स और थिक शीट्स, रेक्टेंगुलर शीट्स। ओके, अब व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वो होता है kq/r²। और अगर आपको एक पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो आप दूसरे पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं वायर की और इन बॉडीज की बात करता हूं, एक ही वायर के पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो आप उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर दूसरा बात बोलूं तो इंटीग्रेशन। ये जो तरीका आप लोगों का है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सोल्व करके दिखाया था कि आप इन सब बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और वायर का मैं आपको निकाल करके दिखा के आया था। लेकिन साथ साथ इन सब बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि ये सब बॉडीज अपने आसपास कैसा फील्ड क्रिएट करेंगी, हमारे पास एक शॉर्टकट भी आता है। उस शॉर्टकट का नाम है गॉस थ्योरम। पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आप लोगों को कि हम इस गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करके इन सब बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, तो गॉस थ्योरम में जो टॉपिक बनेंगे आप लोगों के, वो बनेगा कि गॉस थ्योरम होती क्या है, आप इसे पढ़ें, इसकी स्टेटमेंट, इसकी इक्वेशन, और इसका इस्तेमाल करते हुए सभी बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। जब मैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके सभी बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उसे कहा जाएगा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। आज का मेरा सारा काम
सिर्फ रहेगा गॉस थ्योरम के ऊपर। ये गॉस थ्योरम होती क्या है, इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ओके, अच्छा गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक और टर्म समझनी होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है 10 या 15 मिनट अभी आप पहले किसके ऊपर दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करने के बाद ही हम लोग गॉस थ्योरम तक पहुंच पाएंगे, गॉस थ्योरम का जो शॉर्टकट है वो बता पाएंगे। तो चलते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर। ओके, तो इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं पहले में, शॉर्टकट तो नहीं, इसका मीनिंग बता देता हूं फ्लक्स का। फ्लक्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है ढेर। किसी जगह पर अगर हम किसी चीज का ढेर इकट्ठा कर देते हैं तो उस ढेर को हम नाम देते हैं फ्लक्स का। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स पहले दे देता हूं थियोरेटिकली कि हम किसी चीज को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल देता हूं आपको मैं पानी का, कि हम चाहते हैं कि हम किसी जगह पे पानी इकट्ठा कर दें। तो जब हम पानी इकट्ठा कर देंगे किसी जगह पर तो उस पानी इकट्ठे को कहा जाएगा वाटर फ्लक्स, पानी का फ्लक्स। तो वो वाटर फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, आप कितना पानी इकट्ठा कर पाएंगे या आप कितना पानी इकट्ठा कर सकते हैं, ये बात किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मुझे बारिश का पानी इकट्ठा करना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने बारिश के टाइम पर कितना पानी इकट्ठा किया या मैं कितना पानी इकट्ठा कर सकता हूं। तो ये बातें किस किस चीज पे डिपेंड करेंगी। तो पहली बात कि बारिश अगर कम होगी, कम पानी आएगा, तो मैं पानी ऑटोमेटिक बात है कि कम इकट्ठा कर पाऊंगा, और बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी इकट्ठा कर पाऊंगा। पहला फैक्टर तो होगा कि बारिश ज्यादा या कम है, जिस चीज को मैं इकट्ठा कर रहा हूं क्या वो क्वांटिटी भी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है या नहीं, पहली चीज जो आ रहा है जिसको इकट्ठा करना है। दूसरी चीज किस में इकट्ठा कर रहा हूं, पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन चाहिए, बाल्टी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मेरी बाल्टी छोटी होगी तो मैं कम वॉल्यूम इकट्ठा कर पाऊंगा, मेरी बाल्टी अगर बड़ी साइज में होगी तो मैं बड़ा वॉल्यूम होने के बाद ज्यादा पानी इकट्ठा कर पाऊंगा। तो पहला फैक्टर ये है कि मैं किसको इकट्ठा कर रहा हूं, दूसरी चीज किस में इकट्ठा कर रहा हूं, ये दोनों फैक्टर मिला के डिपेंड करेगा कि मैंने कितना पानी इकट्ठा किया। तीसरा फैक्टर भी यहां एक काम करता है, उसका नाम है एंगल। अब आप सोचेंगे एंगल कहां से काम करता है, तो देखो ऊपर से बारिश भी बहुत अच्छी आ रही है, मैं मानता हूं, मेरे पास बाल्टी भी बहुत अच्छी साइज की है, वो भी मानता हूं, लेकिन मैंने अगर बाल्टी को ऐसे रखने की बजाय टेढ़ा करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया, तो बाल्टी पानी इकट्ठा करेगी ही नहीं। तो यहाँ पर थर्ड फैक्टर भी काम करता है जिसका नाम होता है एंगल। तो ये तीन चीजें यहाँ पे डिपेंड करेंगी कि मेरी बाल्टी में कितना पानी इकट्ठा हुआ, पहला पानी कितना आया, दूसरा बाल्टी का साइज कितना था, तीसरा इनके बीच में एंगल कितना था। ये सब बातें मैं मिलाकर के जब आखिरी में देखूंगा बाल्टी के अंदर, तो मुझे जो पानी दिखाई देगा बाल्टी में, दैट विल बी आवर वाटर फ्लक्स। तो मैंने सीधा सीधा एग्जांपल दिया वाटर फ्लक्स का। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज को इकट्ठा कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि हम किसे इकट्ठा करते हैं, किस में इकट्ठा करते हैं, और वहां एंगल का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक चीज और इकट्ठी करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, एग्जांपल दे देता हूं हीट का। हम हीट को भी इकट्ठा कर सकते हैं, गर्मी को इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, हीट किस में इकट्ठी होती है, जैसे पानी तो देखो वॉल्यूम में इकट्ठा होगा, वॉल्यूम चाहिए पानी को इकट्ठा होने के लिए। मैं एक तार के ऊपर पानी इकट्ठा नहीं कर सकता, मैं एक पेपर के ऊपर पानी इकट्ठा नहीं कर सकता, मैं एक फर्श के ऊपर पानी इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मुझे एक 3 डायमेंशनल बॉडी चाहिए ही चाहिए, मुझे एक वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए पानी इकट्ठा करने के लिए। इसी तरीके से क्या मुझे एक मटका चाहिए ही चाहिए हीट इकट्ठा करने के लिए, पानी से भरा हुआ, क्या मुझे वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। तो समझो इसे, तो इसका आंसर ये बनेगा कि हमें हीट इकट्ठा करने के लिए एक रोड भी चाहिए हो सकती है, हम एक रोड के ऊपर भी हीट इकट्ठी कर सकते हैं, हम एक पार्टिकल के ऊपर भी हीट इकट्ठी कर सकते हैं, हम एक सरफेस के ऊपर 2 डायमेंशनल सरफेस या 3 डायमेंशनल सरफेस, ये सारी बातें पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाई गई थी कि 2 डायमेंशनल सरफेस कौन सी होती है, 3 डायमेंशनल सरफेस कौन सी होती है, उनके ऊपर भी हम हीट इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मटका खाली हो, उसके बाउंड्री पे भी हीट इकट्ठा कर सकते हैं, उसे भी गर्म कर सकते हैं। और अगर उस मटके के अंदर पानी भर दिया जाए तो हम उस पानी को भी गर्म करके उस पानी के अंदर हीट इकट्ठी कर सकते हैं। तो हम ये, अच्छा पानी में कितनी हीट इकट्ठी हो जाएगी, तो आंसर है जितना पानी होगा उस पर डिपेंड करेगा, और हमने उसको कितनी हीट दी थी उस पर डिपेंड करेगा।
ओके, तो ऐसे ही हम कुछ भी चीज इकट्ठी कर देते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लक्स। और यहां हमें जो इकट्ठा करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इनमें से किसी भी बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, भले ही चार्ज सिंगल पार्टिकल ने दिया, डाइपोल ने दिया, वायर ने दिया, सिलेंडर ने दिया या शीट ने दिया, किसी भी बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अपने को वो इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इकट्ठा करना है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इकट्ठा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इकट्ठा किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए? क्या आपको एक लेंथ चाहिए, वायर चाहिए, या आपको एक वॉल्यूम चाहिए, पानी चाहिए, या फिर एक सरफेस चाहिए, ओनली एरिया चाहिए? तो इसका आंसर ये है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक सरफेस चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई किसी बॉडी के कारण, आगे मैंने एक सरफेस लगा दिया, तो ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास इकट्ठा कर लेगा। तो कितना इकट्ठा करेगा, इसके पास कितना चार्ज अवेलेबल हो जाएगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाएगी, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल भाषा में लिखोगे तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विद ए सरफेस। एक सरफेस ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वो सरफेस आपकी हो सकती है ओपन भी, क्लोज भी। ओपन सरफेस का मतलब होता है एक खुली शीट, जैसे एक पेपर हो सकता है, कागज हो सकता है, और एक बंद सरफेस का मतलब होता है एक बाल्टी जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ, एक मटका जिसके ऊपर ढक्कन लगा रखा हो। मतलब 3 डायमेंशनल की सरफेस होती है क्लोज्ड, और 2 डायमेंशनल की होती है ओपन सरफेस। अभी के लिए कुछ भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन जैसे जैसे हम गोस्त्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे मैं कुछ कंडीशंस यहाँ पे लगाता जाऊंगा। ओके, तो अगर हमारी सरफेस ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया, ये कहलाता है उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो उसका जो सिंबल देंगे तो इसका सिंबल बनेगा फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखेंगे आप, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्वांटिटी। ओके, इसको जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली जो फॉर्मूला बनेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि फाई विल बिकम इक्वल टू सरफेस ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया। 3 बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इन बॉडीज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वो निकालना, कैलकुलेट भी करना होगा बाद में। अगर हमें पता है तो अभी लिख देते हैं। इकट्ठा किसने किया? उस सरफेस का एरिया S, आप यहाँ A सिंबल यूज कर सकते हैं, और एंगल बिटवीन देम, और यहाँ जो एंगल लगेगा वो लगेगा कोस के साथ। कारण क्या है कोस के साथ लगने का? कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इन दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट बने वो बने स्केलर क्वांटिटी, और वो तब बनता है जब 2 वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो। मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा E डॉट S। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो सारे बच्चे सोच रहे होंगे एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनेगी, उसको भी डिस्कस करते हैं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनेगी। उसके बाद इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा फ्लक्स का, यहाँ से फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू, अगर हम किसी कारण से पूरी सरफेस का एरिया निकालने के कैपेबल नहीं है, आपको फॉर्मूला नहीं पता एरिया निकालने का, तो हम पूरी सरफेस में से छोटा सा एरिया सिलेक्ट करके ds एरिया सिलेक्ट करके और उस फ्लक्स को पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है सर्कल को कंप्लीट इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन पूरी सरफेस के लिए। इसका मतलब ऐसा ही होता है कि अगर आपको एक खेत के ऊपर बीज बोने हैं और आपको पता क्या जाएगी पूरे खेत में कितने बीज लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या पूरे खेत में जाकर गिनेंगे क्या बीज? नहीं, आप लोग उस पूरे खेत को टोटल एरिया आपको मालूम है, और आप उसमें छोटा एरिया सिलेक्ट करके उस पे बीज बो करके देख लेंगे और उस क्वांटिटी को पूरे खेत से मल्टीप्लाई कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्वेश्चन। ये 2 इक्वेशन बन गई गॉस थ्योरम की, अपना फ्लक्स की। अगर बात करें यूनिट की,
तो इसकी यूनिट बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, वैसे रेडियन होती है बट यहाँ उसको लेकर नहीं चलेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, सारी बातें समझ में आ जाती है। लेकिन अब एक बात समझ लो आप लोग कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। मतलब किसी भी सरफेस का 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल सरफेस का जो एरिया निकालते हैं आप लोग, उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, वैल्यू तो होगी ही। मतलब एरिया ऑफ each 2-dimensional and 3-dimensional bodies have magnitude, उनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, एज वेल एज हाथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब आपको 2-dimensional 3-dimensional बॉडीज का एरिया निकालना तो आता है, मैग्नीट्यूड तो जैसे स्क्वायर का L A इंटू ए, रेक्टेंगल का L इंटू बी, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का 6a स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूला होते हैं एरिया निकालने के। अब एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे निकालेंगे और उस एरिया के डायरेक्शन को नाम क्या देंगे। तो अगर हम बात करें किसी एरिया की, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, तो हमेशा आप जिस सरफेस की बात करते हैं आप उस सरफेस के ऊपर एक 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कहा जाता है इसे। तो जहां नॉर्मल की डायरेक्शन होगी उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही उस सरफेस की डायरेक्शन मानी जाती है। मतलब अगर इस सरफेस के ऊपर मैं एक 90 डिग्री के नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, इसको नाम देते हैं ए वेक्टर एरिया के लिए, या फिर एस दे रखा था ऊपर तो एस कैप। तो एस कैप कहलाएगा इस एरिया की डायरेक्शन, जिसे हम कहेंगे यूनिट एरिया या फिर यूनिट वेक्टर। जो भी नाम अपनी बुक के हिसाब से देना चाहें वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट दीज नेम्स। ओके, मतलब हर एरिया की डायरेक्शन होती है, उसको हम कहाँ किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए से या एस से। ओके, अब एरिया वेक्टर का जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एरिया वेक्टर का सिंबल एस। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड मतलब उसका फॉर्मूला, उस शीट का या शेप का फॉर्मूला, और उसके ऊपर जो कैप रहेगी वो किसको शो करेगी, उसके डायरेक्शन को। मतलब जो एंगल बनेगा ना थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अंदर के बीच में जो एंगल बनेगा इट विल बी थीटा। इसको समझते हैं दो तरीके से, और दो केस आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे कि कैसे हमारा फॉर्मूला यहाँ सेट हो सकता है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, आगे मैंने ऐसे सरफेस लगा दी, तो क्या वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकेगी अपने पास? बिल्कुल रोकेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा करेगी? बिल्कुल करेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे बनेगा। कितना? तो आंसर है एंगल। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, और ये जो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, उसके बीच में एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया की डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। बहुत से बच्चे यहाँ पे एंगल को 90 डिग्री बोल देते हैं। सरफेस को देखते हैं, सरफेस को नहीं देख करके किसको देखना है, सरफेस की डायरेक्शन को। किसको देखना है? यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा इट इज नॉट 90 डिग्री, इट इज 0 डिग्री। इसको देखेंगे, इस डायरेक्शन को। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है और सरफेस ऐसे खड़ी कर दी मैंने इसके सामने, तो सरफेस का जो एरिया है डायरेक्शन है वो एन यहाँ पर, सॉरी एस नाम दिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, या तो थीटा बनेगा इट विल बिकम 0 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा ई एस कोस 0 डिग्री। पहला फॉर्मूला उठाया मैंने, कोस 0 डिग्री इज 1, तो ये बनेगा ई इंटू एस। मतलब हमारी जो सरफेस है वो इतना फ्लक्स इकट्ठा कर लेगी। कितना फ्लक्स इकट्ठा कर लेगी? आंसर इज ई इंटू एस फ्लक्स इकट्ठा करेगी हमारी सरफेस। ओके, लेकिन अगर मैं सरफेस को लिटा देता हूं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ये ऐसे लिटा दिया, ऐसे इस तरीके से, या ऐसे लिटा दिया इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रही थी
और इसको लिटा दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करेंगी, इसके ऊपर से सरफेस और नीचे से निकल जाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा ही नहीं करेंगी। कहां कर रही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा? ऊपर नीचे से निकल गई। समझ रहे हो ना बात को? मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा ही नहीं होगा। क्या ये बात मैथमेटिकली प्रूफ हो सकती है? आंसर इज यस। देखो ये सरफेस का एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में एंगल है 90 डिग्री। मतलब अगर आपको ये कहा जाए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी और लिटा दिया गया सरफेस को, और सरफेस का एरिया डायरेक्शन ऊपर, सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बिकम नाउ आंसर इज 90 डिग्री। तो फ्लक्स बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया, ठीक है, सरफेस भी हमारे पास है, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास एंगल कितना बनता है? एंगल बनता है 90 डिग्री। एंगल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा नहीं हो पाएगा, सो cos 90 इज 0, तो E into S into 0, मतलब हमारी बॉडी कोई भी फ्लक्स इकट्ठा नहीं करेगी। इसका मतलब ये है अगर उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री तो कोई फ्लक्स इकट्ठा नहीं होगा, एंगल इज 0 डिग्री तो फ्लक्स इकट्ठा होगा। उनके बीच का एंगल है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो कुछ मीडियम सा फ्लक्स इकट्ठा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। मतलब अगर ये सरफेस ऐसे रख दी जाए तो मैक्सिमम फ्लक्स इकट्ठा करेगी, और इसका एंगल घटाते जाए हम लोग या बढ़ाते जाए हम लोग इसका एंगल, तो इसकी फ्लक्स इकट्ठे करने की कैपेसिटी भी घटती जाएगी। तो ये होता है कि कोई सरफेस अपने ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए ही गोस ने अपना रूल बताया था, जिसको नाम दिया गया था गोस लॉ या गोस थ्योरम। टू अंडरस्टैंड गोस थ्योरम आपको पहले समझना पड़ा कि हमारी सरफेस, कोई भी सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा कर सकती है। इसे एज इट इज नोट करो, इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चंस भी पुट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। अभी इसके बाद हम देखते हैं गोस थ्योरम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं गोस थ्योरम। एक मैथमेटिशियन थे गोस, उन्होंने थ्योरम बताई कि आप कैसे इनमें से किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है हर पॉइंट के ऊपर कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला कि ये सभी बॉडीज, भले वो पॉइंट चार्ज हो या भले वो कोई बॉडी हो, सिलेंडर हो, वायर हो, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी आसपास। आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा कर लो, ठीक है, हमने उसको किसी सरफेस पे इकट्ठा कर लिया। जैसे एक चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसको हमने मटके में इकट्ठा कर लिया, मटके में डाल दिया। मटके की चारों दीवारों ने क्या किया, हर दीवार में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा करके फ्लक्स बना दिया। तो उन्होंने बोला जब वो फ्लक्स बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जानता हूं। मुझे वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम है, मुझे उसका एक फॉर्मूला और मालूम है। ये किसने कहा? गोस ने। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो होता है E into S या E into ds का इंटीग्रेशन, लेकिन उसके अलावा उनको एक फॉर्मूला और भी मालूम था। वो क्या फॉर्मूला था, उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो सरफेस जो इकट्ठा करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वो सरफेस कैसी होनी चाहिए। तो गोस ने एक बात और भी बताई थी कि जिस सरफेस पे आप उसको इकट्ठा कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, तो उस सरफेस के ऊपर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। या लिख देता हूं, पहले इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट। उस गोस ने बोला कि अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, पूरा लिख देते हैं इस चीज को, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। यह साथ शर्त जोड़ दी उन्होंने, जो सरफेस होगी उस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस, लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होती है, इसको नीचे लिख दूंगा मैं गॉसियन सरफेस के बारे में। लिंक विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon times the charge inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface। गोस ने बताया कि अगर हम किसी बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के बाद
उसको इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने किसी सरफेस के ऊपर, और सरफेस कोई ऐसी वैसी सरफेस नहीं होगी, गॉसियन सरफेस होगी, एक स्पेशल सरफेस होती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या होती है। तो उस सरफेस ने कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा किया, उन्होंने फॉर्मूला और बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस फॉर्मूला के अलावा, दैट इज 1/ε0 इनटू चार्ज इनसाइड द सरफेस। वो फॉर्मूला बन जाएगा Q इनटू ε0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला किसने बताया था, गॉस ने, दैट इज चार्ज अपॉन ε0, और एक फॉर्मूला हम अभी पढ़ गए फ्लक्स का, वो क्या होता है, E इनटू ds का इंटीग्रेशन, सॉरी डॉट आएगा बीच में, ये बात बताई थी गॉस ने। गॉस ने, इसको ढंग से देख लेना स्टेटमेंट को, इसको बोला जाता है गॉस इक्वेशन, और इसका मतलब यही है कि आप इस इक्वेशन का यूज करके इन सभी बॉडीज ने किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किया पैदा किया वो निकाल सकते हो। देखो इस इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इस इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी सरफेस की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस की, अच्छा गॉसियन सरफेस होती है इसको पहले देख लेते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसियन सरफेस? तो गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होती है जो अपने अंदर तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, तीन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगी सरफेस, उसे ही हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। पहली सरफेस की तो जो कंडीशन है वो ये है कि इट मस्ट बी क्लोज्ड। क्लोज ऑन द सरफेस का मतलब होता है ओपन नहीं होनी चाहिए, एक खुले पेज जैसी नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी क्लोज। जैसे खाली मटका, एक खाली सिलेंडर, ढक्कन वाला, दोनों तरफ से ढक्कन वाला, खुली बाल्टी नहीं, बंद बाल्टी, एक कैंपर, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, क्लोज सरफेस के। दूसरी चीज क्या होती है, जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा करती है अपने पास। अच्छा सरफेस बनी किसकी होती है, देखो कोई भी एरिया पॉइंट से मिलकर बना होता है। देखो बेसिक चीज तो पॉइंट ही है हर बॉडी की, पॉइंट से मिलकर पहले लेंथ बनती है, और लेंथ से मिलकर के क्या बनती है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बनते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि एक सरफेस किसकी बनी होती है, बहुत सारे पॉइंट की बनी होती है। जैसे मटका है, बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो उस मटके के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मटका अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसे इकट्ठा करे एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। और तीसरी सबसे जो बड़ी कंडीशन थी वो ये थी कि हर जगह पर, सरफेस के ऊपर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा, कोस थीटा बनेगा, दैट मस्ट बी सेम, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो अपनी कैलकुलेशन करते टाइम। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी सेम। अगर हमने हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया और एंगल को कांस्टेंट रख दिया, तो हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ES cos थीटा का। क्या बनेगा, ES cos थीटा विल बिकम इक्वल टू चार्ज अपॉन ε0। देखो पूरा फॉर्मूला का मतलब यही है कि गॉस ने बताया कि आपकी जो सरफेस है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा कर सकती है। तो आंसर इज उन बॉडीज ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस ने इकट्ठा किया। सरफेस मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ने इकट्ठा किया, मल्टीपल पॉइंट्स ने इकट्ठा किया, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ने मिलकर के इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा कर दिया डिपेंडिंग ऑन द एंगल। अगर आपका एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। किसी के से मान लेता हूं कि cos 0 आ जाए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा किया सरफेस से, तो बन गया Q अपॉन ε0। मतलब इनमें से किसी बॉडी ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उन डिफरेंट पॉइंट ने मिलकर के सरफेस बनाई, और उन सभी पॉइंट ने मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया, उसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, इतना Q अपॉन ε0 के। मतलब इतने सारे पार्टिकल्स मिलकर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो एक पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करेगा, तो एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करेगा Q अपॉन ε0 इनटू S। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। मतलब आप एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इन बॉडीज का, बिल्कुल सिंपल तरीका है।
जब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एरिया कौन सा है, जो सरफेस इकट्ठा कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को उसका एरिया कितना आएगा। और मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन सरफेस रहेंगी। एक क्वेश्चन सरफेस का नाम है स्फीयर और एक का नाम है सिलेंडर। इनके अलावा कोई भी ढंग की क्वेश्चन सरफेस हमारे पास नहीं बनती। ओके, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो स्फीयर के करेंगे और बाद में जो क्वेश्चन करेंगे वो सिलेंडर के करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर और इसके 3 सरफेस एरिया होंगे, एक कर्व और 2 एंड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो इसका होता है 2 पाई आर एस, तो इसका एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर होता है एंड सरफेस का एरिया। उसको जब हम डिस्कस करेंगे तब की बता दूंगा मैं बात। अभी के लिए ये हमारे पास गॉस थ्योरम थी, मतलब गॉस ने क्या बताया कि, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, कि इन सब बॉडीज ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। हमने सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा कर दिया एक सरफेस के ऊपर, और गॉस ने बता दिया कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ओके, मतलब फ्लक्स किसके इक्वल होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर आप ये चीज अप्लाई कर देते हो तो हम एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब ये सभी बॉडीज अपने आसपास कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करती है, हम ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं और अभी करेंगे। ओके, इसको आप, अच्छा ये बात आई कहां से, क्या हमारे पास कोई प्रूफ है इसका कि ये फॉर्मूला ठीक है, कैसा कोई प्रूफ हमारे पास है क्या? तो अभी हम सीखेंगे अभी इसके ऊपर कि हम गॉस थ्योरम से कूलम लॉ कैसे ड्राइव कर सकते हैं। एक इसका प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, एक दूसरी चीज ड्राइव गॉस थ्योरम से कूलम लॉ, और फिर हम करेंगे इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स, 5 ऐसे न्यूमेरिकल जो मैं करवाता हूं हर वीडियो के अंदर, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये काफी अच्छी थ्योरम है, इसको नोट करना, वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखना जब तक समझ में नहीं आ जाती है थ्योरम आप लोगों को। और ये थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, गॉस थ्योरम पढ़ लिया, देखेंगे भी इसका प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो इसको हम प्रूफ करेंगे, इन सब बॉडीज में से एक पार्टिकल लेंगे, सिंगल चार्ज पार्टिकल। ओके, हम जानते हैं, इसको लिख देता हूं साइड में यहां पर, कि we will prove या we shall prove it by using a single charge particle। इसको हम लेके चलेंगे सिंगल चार्ज पार्टिकल के साथ। ओके, हमारे पास एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता है हर जगह। उसको इकट्ठा करने के लिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस यूज करी जिसका नाम है स्फीयर। ओके, टू कलेक्ट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कलेक्ट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वी चूज अ गॉसियन सरफेस एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस, कुछ भी बोल दो, छोटा आर या बड़ा आर, दैट इज कैपिटल आर, छोटा आर बोलते थे, स्मॉल आर। ओके, तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा और ये जो स्फीयर है इसको इकट्ठा करेगा। तो स्फीयर ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स collected by this Gaussian surface। हम इस फॉर्मूला से लेकर चलेंगे Gaussian surface के फॉर्मूला से, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds, और आपको प्रूफ करना है कि वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, बाय दिस सरफेसेस। क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ना q बाय एप्सिलॉन नॉट, बोले तो सकते नहीं हम q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिखेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E into ds। ओके, या फिर इसको खोलेंगे तो बन जाएगा E ds cos थीटा का क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पे E क्या है, E कौन पैदा कर रहा है, E पैदा कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्मॉल चार्ज पार्टिकल। हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, kq अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अच्छा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। देखो
हर जगह चार्ज की वैल्यू सेम, हर जगह डिस्टेंस सेम, और मीडियम भी हर जगह सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा होगा, इस सरफेस के ऊपर सेम। और यही शर्त किसकी थी, यही शर्त गॉसियन सरफेस की भी थी। ओके, इनटू ds ऐसे का ऐसे, कोई भी ले लो, इसमें ds छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लो, ds, ये ds चूज कर लिया मैंने, ये इस ds की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन कहां होती है सरफेस वेक्टर की, वो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। इनटू cos थीटा, एंगल कितना बन रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। आप कहीं भी चूज कर लेना एंगल को, हर जगह एंगल सेम मिलेगा। यहां चूज कर लो, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया की डायरेक्शन नीचे की ओर, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स एंगल इज 0 डिग्री, कहीं भी आप ड्रॉ कर लेना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा k * q / r² एज इट इज, बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जगह कांस्टेंट है, सेम है, cos 0 इज 1, तो बन गया इंटीग्रेशन ds का, मतलब ds मतलब कोई भी स्मॉल सरफेस एरिया ds का, तो पूरा सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, इसका इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इस एरिया का, इसको k को भी खोल देता हूं मैं इस फॉर्मूला में, 1/4 pi epsilon naught into q upon r² multiply by what is the total surface area of the sphere, that is 4 pi r²। तो देखो 4 pi से 4 pi खत्म, r² से r² खत्म, ये बच गया q upon epsilon naught। तो हमारे पास बच गया फॉर्मूला किसका, ये फ्लक्स का। मतलब जो बताया था गॉस ने बताया था फॉर्मूला फ्लक्स का, वो हम निकाल के आ चुके, मतलब हमारी जो गॉस थ्योरम थी वो क्या थी, बिल्कुल 100% काम की थी। ओके, सो इट वाज ए लिटिल प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। इसी में क्वेश्चन और बन जाता है हमारा एग्जाम के लिए, वो बन जाता है कि गॉस थ्योरम से आप लोग कूलम लॉ को ड्राइव करो, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये भी बिल्कुल सेम ही लेकर चलेंगे, इसको तो मैं शायद पूरा करवाता भी नहीं, इसको उल्टा लेके चलेंगे हम लोग। हम यहां से स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम से कि वी टेक ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, यही बात लेके चलेंगे, ए सिंगल चार्ज पार्टिकल प्लस q, उसके आसपास हमने गॉसियन सरफेस चूज कर दी, गॉस थ्योरम लेके चल लिया ना अपने को, गॉसियन सरफेस चूज कर दी, और उस गॉसियन सरफेस ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया, हम जानते हैं उस गॉसियन सरफेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया, उल्टा चलना है अपने को चलना है गॉस थ्योरम से, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा किया phi, that is equal to q upon epsilon naught, और ये किसके इक्वल होता है, अगेन इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। ओके, इसको उल्टा लेके चल रहे हैं q upon epsilon naught। हम नहीं जानते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका हम कुछ नहीं जानते, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना पड़ेगा, उल्टा चलेंगे बिल्कुल, इनटू में एरिया का इंटीग्रेशन, क्या बनेगा एरिया का इंटीग्रेशन, फिर से 4 pi r² q upon epsilon naught, तो e किसके इक्वल बनेगा, e बनेगा q upon 4 pi r² into epsilon naught। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा कर रहा है हमारे पास, चार्ज, हमारे पास चार्ज पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड k q upon r²। बिल्कुल उल्टा चले हम लोग यहां से, उल्टे स्टेप, उल्टे कदम, बल्कि एंगल का मैंने यहाँ पे यूज भी नहीं किया, आप लोग एंगल का यूज कर सकते हो यहाँ पर। ओके, अगर ये चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करता है इस पॉइंट P के ऊपर, ये r डिस्टेंस के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले आऊं, इफ वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज that is small q at any point of the sphere, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, देन फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज विल बी, टेस्ट चार्ज में फोर्स हो जाएगा F is equal to QE, और यहां से E का फॉर्मूला है हमारे पास k q upon r², तो फॉर्मूला बन गया फोर्स का k q upon r²। यही तो होता है कूलम्स लॉ। उल्टा चले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकाला, तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे से उल्टे क्वेश्चंस हैं, अपोजिट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं एज इट इज। और इन दोनों को पढ़ने के बाद अभी हम लोग इस गॉस थ्योरम पे और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत काम के न्यूमेरिकल्स होंगे आपके एग्जाम में, एज इट इज आते हैं, इनको नोट करो, इसके बाद देखो न्यूमेरिकल्स।
इस गॉस थ्योरम के ऊपर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ 6 न्यूमेरिकल निकाले मैंने आप लोगों के लिए, इनको अब हम सोल्व करेंगे और काफी सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी न्यूमेरिकल्स में भी। पहला न्यूमेरिकल देखो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो एक्चुअल बता देता हूं मैं आप लोगों को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली आपको फ्लक्स निकालना है 1 कूलम चार्ज से, चार्ज रखा है आप लोगों को 1 कूलम और आपको फ्लक्स निकालना है। सीधा फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। तो फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू हमारे पास है 1 और अब नीचे एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10 की पावर -12। उठाओ कैलकुलेटर, डिवाइड करो, इट विल बिकम 1.129 × 10 की पावर 11। इतनी लाइंस वो हमारा जो चार्ज होगा वो क्रिएट करेगा। अगर आपसे फ्लक्स पूछ रखा होता तो आप इसकी यूनिट लगा देते, लेकिन यहाँ पर हम यूनिट लगानी चाहिए, क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि बात सेम है बट यूनिट लगानी है नहीं लगानी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना दे रखा है 17.7 माइक्रोकूलम, 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर। उसको रखा गया एक स्फीयर के सेंटर के ऊपर और उसकी रेडियस है हमारे पास 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फ्लक्स डेंसिटी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे तो KQ/r² पुट करते हैं इसे, ये कितना बनेगा, K की 9 × 10 की पावर 9। चार्ज 17.7 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6 और डिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ओके, इसको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे रिजल्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा 6.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इनकी जो कैलकुलेशंस हैं मेरे पास पहले ही करके रखी हैं। आप लोगों के लिए जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होंगी वो मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। अदरवाइज आप लोगों के जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से किया करें या खुद किया करें। काफी इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे पास आज। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। इफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन अस, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है 6I + 3J + 4। ये बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन बन गया आप लोगों के पास। हर क्वेश्चन यूनिक है, जो से क्वेश्चन है सबके सब यूनिक चूज कर रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी टाइप आपका रिपीट ना हो। और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस जो आपके और आएंगे, एक अलग से सीरीज बना रखी है मैंने, बताता रहता हूं मैं बीच बीच में। उस सीरीज का नाम है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सीरीज, उसको देखा करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। एरिया दे रखा है अपने को 20 यूनिट्स और जो एरिया दे रखा है ना आपको वो दे रखा है इन YZ प्लेन। मतलब वो जैसे मान लो ये बोर्ड है आप लोगों का, ये एरिया है, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस। तो जो ये परपेंडिकुलर बनेगी वो डायरेक्शन होती है X एक्सिस और जो यूनिट एरिया होता है, एरिया वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है एरिया से 90 डिग्री। मतलब हमारा जो एरिया है इसकी डायरेक्शन रहेगी कौन सी एक्सिस में, वो रहेगी X एक्सिस में। अगर हमारा एरिया खुद YZ एक्सिस में है तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी X एक्सिस में। आपको निकालना है फ्लक्स। जो फॉर्मूला लगेगा फ्लक्स का E.S, लोग करनी पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट 6I + 3J + 4K डॉट 20I। ओके, अब जिसको याद है करनी डॉट प्रोडक्ट, उसमें ये करते थे I वाले से मल्टीप्लाई J वाले की J वाले से, K वाले की K वाले से। तो यहाँ तो I J K में सिर्फ I दोनों तरफ है तो बन जाएगा 120। बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लिख देंगे इसको खाली यूनिट्स। तो इतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों के, मुझे उम्मीद है इजी होंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L। हमारे पास एक क्यूब है L लेंथ का, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं क्यूब का।
हम जानते हैं क्यूब की 6 फेस होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द ईच ऑफ द 6 फेसेस। हर फेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करेगा ऑफ लेंथ L लेंथ है इस क्यूब की, सही है। इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड, अगर उसके अंदर एक चार्ज रखा गया, कहां रखा गया? पहला पॉइंट है एट द सेंटर, अगर उसके रखा गया सेंटर के ऊपर, और सेकंड पार्ट में रखा है वहां रखा गया एट वन ऑफ द वर्टिसेस में रखा गया। ओके, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। देखो, अगर वो चार्ज सेंटर पे रखा गया है, अगर वो चार्ज सेंटर पे है तो सरफेस के अंदर ही है ना वो चार्ज, तो ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करेगी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इकट्ठा होगा? 6 फेस पे कितना फ्लक्स इकट्ठा होगा? 6 फेस पे फ्लक्स इकट्ठा होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 की 6 सरफेसेस क्या करती है, कितना फ्लक्स इकट्ठा करती है, टोटल फ्लक्स। ओके, तो एक सरफेस कितना इकट्ठा करेगी, तो हम लिख देंगे तो फ्लक्स बाय फ्लक्स एट वन सरफेस, एक फेस पे जाएगा, जो एक फेस पे जो इकट्ठा होगा वो होगा टोटल फ्लक्स का 6 पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब 6 की 6 सरफेस तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करेगी, और उन 6 सरफेसेस में से एक सरफेस, एक फेस इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करेगा। ओके, यहां भी ऐसा ही होगा, वर्टिसेस में भी अगर चार्ज दिया गया वर्टिसेस के ऊपर यहां पर, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करेगा, तो बता देता हूं फॉर्मूला तो यही बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फॉर्मूला तो यही बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि फ्लक्स एट वन फेस विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन 6, लेकिन यहाँ जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब जो उस क्यूब में चार्ज आएगा वो पूरा चार्ज उस क्यूब में नहीं आएगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल इस टाइम पे 4 क्यूब्स के अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, एक उसके ऊपर, एक यहाँ, उन चारों की कॉमन वर्टिसेस पे रखा गया है वर्टेक्स के ऊपर, मतलब उस चार्ज का सिर्फ फोर्थ पार्ट ही इस क्यूब के अंदर आएगा, तो चार्ज इस टाइम जो बनेगा वो बनेगा Q अपॉन 4 6 एज इट इज। मतलब पिछली बार सारा चार्ज उस क्यूब के अंदर था, लेकिन इस बार जो चार्ज उस क्यूब के अंदर है वो 6 बाय Q बाय 4 है, ना कि टोटल चार्ज। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चन और भी बनता है आप लोगों का कि अगर हमारा जो चार्ज है वो ना सेंटर पे हो ना वर्टेक्स पे हो, वो एज पर हो, तो क्या करेंगे, तो एज पे जो हमारा चार्ज होता है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही उस क्यूब के अंदर आएगा, तो वहां फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन 8 इनटू में 6 एप्सिलॉन नॉट। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे चारों। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखो इसके बाद। पांचवा क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर आर, ये फिगर दे रखा है, अगर आपको नहीं दिख रही फिगर तो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। एक क्यूब है, उस क्यूब की जो साइड्स हैं वो है ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है अपने को एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जो पहला फेस है उसका डिस्टेंस भी कितना है यहां से ए। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस, दैट इज अल्फा इनटू x की पावर 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस इज 0, कोई एक्सिस y एक्सिस में काम नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस इज अगेन 0। अलग सिर्फ एक ही सरफेस, एक ही जगह पे काम करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, मतलब सिर्फ एक ये फेस और एक इसका अपोजिट फेस, ये दोनों फेसेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा कर पाएंगे, बाकी चारों फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ओके, पहली चीज तो ये। और अब आपको दो पार्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है आपको, अल्फा इज गिवन टू अस 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू है, और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x पे डिपेंड करता है, x की पावर 1/2 के ऊपर। मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे इस एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी x एक्सिस के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, ये बढ़ रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है घटती है, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्वेश्चन है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आगे दो पार्ट बनते हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है कि कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब
इस क्यूब में कितना फ्लक्स है, और सेकंड पार्ट बनता है इस क्वेश्चन का कि द चार्ज विद इन द क्यूब, उस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। ओके, तो अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। फ्लक्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ये वाला E into ds। यहाँ दो सरफेस अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा करती है, एक ये वाली सरफेस और एक अपोजिट सरफेस। तो यहाँ वाली जो सरफेस इकट्ठा करेगी अपने पास चार्ज, वो कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कलेक्टेड बाय फर्स्ट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्टेड बाय सेकंड सरफेस। अगर हम ये दोनों सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें टोटल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्लक्स ऑफ द क्यूब। ओके, अब जब फर्स्ट सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इनटू x कितना है फर्स्ट सरफेस के लिए, तो x डिस्टेंस है a की पावर 1/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू जो एरिया है इसका, इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज a स्क्वायर, a स्क्वायर इसका एरिया हो गया। मतलब इस सरफेस को अगर आप देखते हो फर्स्ट सरफेस को, तो इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया कितना, अल्फा रखा, डिस्टेंस रखा x a, यहां तक का डिस्टेंस a, और इसका जो एरिया है दैट इज a स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब यहां थीटा कितना बनेगा देखो, अगर इस सरफेस की डायरेक्शन इधर मानते हो और इस डायरेक्शन, इस सरफेस की डायरेक्शन इधर माननी पड़ेगी अपोजिट टू ईच अदर, तो एंगल विल बिकम 180 डिग्री, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी सेकंड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा होगा, फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सेकंड के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, देखो यहां तक का डिस्टेंस a, यहां तक का डिस्टेंस 2a, ये देखो a फिर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा अल्फा इनटू 2a की पावर 1/2 इनटू एरिया ऑफ द सेकंड फेस, हर फेस का एरिया सेम होता है a स्क्वायर, और जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ओके, तो आपका बन जाएगा फॉर्मूला, देखो दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है वो तो बाहर निकाल दो। अच्छा cos 180 होता है -1 और cos 0 होता है 1, तो ये बनेगा अल्फा इनटू a की पावर 1/2 a की पावर 2। अच्छा देखो बेस से वो पावर ऐड कर देते हैं हम लोग, तो 2 प्लस हाफ बनेगा कितना, 2 एंड हाफ 5/2 a की पावर 5/2 इनटू cos 180 मतलब -1 प्लस में अल्फा एज इट इज 2 की पावर √2 इनटू a की पावर 5/2, इन दोनों को अपने को ऐड करना है। इनको ऐड करने के बाद a की वैल्यू दे रखी है क्या अपने को a की वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, अपने को a की वैल्यू गिवन है, a भी गिवन है अपने को क्वेश्चन में, दैट इज 0.1 मीटर। ओके, 0.1 मीटर। इसको सोल्व करेंगे आप लोग, सोल्व आप लोग करेंगे, अल्फा की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे, तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 1.05 न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स निकालना है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना था, सेकंड पार्ट में आपको निकालना था इसका चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो चार्ज का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा यहां से चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। हम फ्लक्स निकाल के आ चुके 1.05 और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इनटू 10 की पावर -12। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हमारे पास में आएगा 9.27 इनटू 10 की पावर -12 कूलम, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन, उसके बाद इसको वीडियो को खत्म करते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी लेंथी दिख रहा होगा लेकिन इतना लेंथी है नहीं। S1 एंड S2 आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मतलब जिसका सेंटर सेम हो। ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, दोनों का सेंटर सेम। ओके, पहले स्फीयर का नाम है S1 अंदर वाले का, बाहर वाले का नाम है S2, और यहाँ पहले की रेडियस है वो R1, सेकंड की रेडियस है R2, और
दो चार्ज रखे गए हैं, एक रखा गया सेंटर पे चार्ज दैट इज Q, एक रखा गया यहाँ कहीं चार्ज 2Q। ओके, इसको समझने के बाद जो क्वेश्चन ड्रॉ करने हैं, S1 and S2 are two concentric spheres enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in the figure। पहला क्वेश्चन ये है इसका पहला पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 and S2। S2 पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, S2 पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उनका रेशियो निकालना है आप लोगों ने। तो देखो फ्लक्स का सीधा फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फर्स्ट स्फीयर में कितना चार्ज है, कितना चार्ज फर्स्ट स्फीयर के अंदर है, अंदर उसके चार्ज है Q, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फ्लक्स हो गया फर्स्ट सरफेस का, कि फर्स्ट स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करता है, सेकंड स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इकट्ठा करता है। तो सेकंड स्फीयर के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो कितना है, चार्ज कितना है सेकंड स्फीयर के पास, तो 2Q भी उसके अंदर, Q भी उसके अंदर, दोनों चार्ज उसके अंदर रखे गए हैं। इट मींस फॉर्मूला बनेगा टोटल चार्ज विल बी 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतना चार्ज होगा, इतना फ्लक्स होगा फर्स्ट सरफेस के पास, इतना होगा सेकंड सरफेस के पास। जब रेशियो निकालेंगे फ्लक्स की तो ये बनेगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट रेशियो 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q से Q खत्म, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, रिजल्ट आ गया 1:3। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट देखो, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज, कितना चेंज आएगा S1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर एक मीडियम भर दिया जाए, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करके आ चुके थे, पहले भी किए ऐसे क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक के, अब भी करेंगे। तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह इसको चेंज करते हैं ना एप्सिलॉन नॉट को, इसको हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जहां हमने देखा था कि जो अब जो मीडियम का जो परमिटिविटी आएगी उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमने ऐसे कैसे पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पुरानी वीडियोस में से एक वीडियो है परमिटिविटी की, उसको देखें। उसके बाद हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज, अब कितना बदलाव आएगा S1 में इफ ए मीडियम, अच्छा थर्ड पार्ट मैंने पहले कर दिया क्या, नहीं ठीक है। If a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in the place of air, अगर यहाँ भर दिया जाए मीडियम के अंदर, यहाँ मीडियम भर दिया जाए दोनों स्फीयर के बीचों बीच, तो कितना चेंज आएगा S1 के फ्लक्स में। तो आंसर है S1 के फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो चेंज आएगा वो S2 के फ्लक्स में आएगा, S1 में तो कोई चेंज आया ही नहीं। ओके, इतना ही क्वेश्चन था। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस थे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम के। अब जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं वो बनेगी कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप लोग इन सभी शेप्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ओके, और देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन दीज इक्वेशन, दिस फार्मूला। काफी अच्छी वीडियो बन गई है, स्टार्टिंग वीडियो काफी अच्छी थी, लास्ट में जाके थोड़ी सी बोरिंग हो गई, नो प्रॉब्लम। फिजिक्स कभी कभी बोरिंग हो जाती है, और वीडियोस देखते रहें, फिजिक्स पढ़ते रहें। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।